हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडीग्राम चैनल में। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आगामी परीक्षा टीएसटी पीएचडी के लिए होगा। तो चलिए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम वैयाकरण कौन है? तो पंडित श्रीलाल है हिंदी के प्रथम वैयाकरण, ऑप्शन बी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन सी यानी राहुल संकृत्यायन ने यह नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखा करते थे? तो ये अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरा सप्तक की जो संकलित कवि है वो कौन है? तो इसके सप्तक जो दूसरा सप्तक है वो रघुवीर शाह यानी ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह जो चिंतामणि वो कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी यानी 4 भागों में इसे प्रकाशित किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है इसको मिलाना एक दूसरे से। तो मैंने शिल्प पहुँचा ये किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का होगा, यानी एक का जो है चौथा वाला सही होगा। हाँ, सुनो भाई साधु ये हरिशंकर परसाई का है। शिखर के सेतु शिव प्रसाद सिंह का, रस आखेटा कुबेर नाथ राय का। तो इस हिसाब से इसमें जो होगा वह बी वाला होगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न देखते हैं कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये जो आधा गांव है ये उपन्यास विधा की रचना है, यानी राही मासूम रजा का है ये। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ये जो जीवनी है शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी पर लिखी गई है, और किसने लिखी है? तो विष्णु प्रभाकर ने। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें इसको भी एक दूसरे से सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। जो पहला वाला है भाषा भूषण ये किसके द्वारा लिखा गया है? भाषा भूषण तो जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, तो यानी अ का जो है वो चौथा वाला होगा। अगला प्रश्न है कि अगला जो सुमेलित करना वो ललित ललाम है, तो वो किसका है? तो मतीराम का होगा। काव्य निर्णय भिखारी दास का होगा। जगत विनोद पद्माकर को होगा। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी वाला होगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि 11वां प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना की कृति है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। अगला प्रश्न है कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा ये कथन किसका है? तो राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है? तो निराला ने। और ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया? तो जामवन ने कहा। किसने कहा है? जामवन ने कहा है। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है 13वां की रस निष्पत्ति के संबंध में जो भट्ट लोलट का मत कौन सा है? तो ये जो भट्ट लोलट का मत किसके द्वारा है? तो उत्पत्तिवाद द्वारा, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषय में 11-11 सम पदों में 13-13 मात्राएं होती है? तो ये किस में होती है? 11-11 13-13 तो सोरठा में होता है, यानी ऑप्शन ए। अगर 13-13 11-11 पूछता है तो किस में होता है? तो दोहा में। तो यहाँ पर 11-11 सम पदों और 13-13 मात्राएं होती है, तो ये सोरठा में होती है, यानी ऑप्शन ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत के जो प्रथम संपादक थे वो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो पंक्ति की भूषण कौन सी है? तो पहला वाला ही होगा, शिव की बखानो छत्रसाल को। तो ये जो है पंक्ति जो है भूषण से लिखी गई है, यानी ए वाला होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन डी यानी ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य कृति। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाया करतारो धर्मागुणा काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य ने लिखा है? तो ये जो है काव्य शोभाया करतारो धर्मागुणा, यह जो काव्य गुण है आचार्य वामन ने लिखा है, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है वो 1868 से लेकर 1993 तक निर्धारित किया है, यानी ऑप्शन पहला वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ है? मूर्धन्य ध्वनियाँ बताना है उच्चारण स्थान के अंतर्गत। तो बी वाला जो है ये मूर्धन्य ध्वनि, यानी ट ठ ड क्या है? ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से संबंधित है? तो मतीराम है। मतीराम क्या है? रीतिबद्ध परंपरा से संबंधित, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा लिखा गया है? तो खड़ी बोली आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है
कि पुरानी हिंदी के ग्रंथ के लेखक कौन है। तो पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं वो गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए वाला होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का जो कालक्रम अनुसार उसको सही बताना है, कौन सा सबसे पहले होगा और कौन सा अंतिम। तो प्रेमाश्रम पहले है, फिर गबन है, कर्मभूमि है और गोदानी। इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है। जायसी नामक समीक्षा कृति किसने की है। तो विजय देव नारायण शाही ने की है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि मम्मट के संप्रदाय के आचार्य हैं। तो ये ध्वनि संप्रदाय के मम्मट आचार्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई। तो भरत मुनि ने गुणों की जो संख्या है वो 10 बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि केशव कहीं न जाए क्या कहिए। केशव कहीं न जाए क्या कहिए, देखत रहो तब रचना विचित अति समुझी मन ही मन रही है। तो ये जो पंक्ति है किसने कौन से रस से लिखी गई। तो अद्भुत रस है। ये कौन सा रस है। तो अद्भुत रस है, यानी इसका जो स्थायी बहुत होगा वो विस्मय होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां कि किस छंद में 12 और 7 यति पे कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो किस में होती है 12 7 यति में कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो यह है डी यानी बरवे है, ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु के बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 2 भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने जो बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के 2 भेद माने हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ था। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि 32वां वाला कि व्यंजन ध्वनियों में स्पर्श संघर्षी कौन सा है। तो इसमें डी वाला होगा, यानी च छ ज झ। ये क्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 33वां कि दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में जो दूसरा है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो ये क्रमवाचक है। दूसरा जो है ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि 66 अंक का केंद्रीय अंक निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या, यानी उसका मानक उच्चारण शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे। तो इसको 66 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी यानी 66। 66 नहीं इसको कहेंगे, 66 कहेंगे। अगला प्रश्न है कि 35वां है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या है। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या है। तो ऑप्शन सी यानी को है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है। यानी हिंदी में जो कारक होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। तो जो कर्म कारक की विभक्ति इसमें पूछा है तो को है। अगला प्रश्न है कि हिमवान का पर्याय क्या है, यानी हिमवान का पर्यायवाची इसमें बताना है। तो हिमवान का पर्यायवाची क्या होगा। तो हिमाद्री होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित कब हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है हिंदी समाचार पत्र बंगदूत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1829, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन नहीं किया गया है। तो किसने पत्रिका का संपादन नहीं किया है, किस लेखक ने। तो भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया, यानी राजेंद्र यादव ने भी किया है, धर्मवीर भारती ने भी किया और गे ने भी किया है, किंतु भीष्म साहनी ने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस पत्रिका का संबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्राह्मण से नहीं है, यानी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला भूतनी ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पत्रिका से संपादित किया गया, लेकिन जो ब्राह्मण है वो इनका नहीं। ये किसका है। तो ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितना है। तो कितना है, सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित किया गया था। तो ये ऑप्शन डी यानी 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नव साहसकार चरित चंपू यह कृति किसके द्वारा, रचनाकार के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, सही उत्तर है वो ऑप्शन ए यानी श्री हर्ष द्वारा नव साहस चरित चंपू जो कृति है वो श्री हर्ष द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भास की जो रचना वो कौन सी है। भास की रचना क्या है। तो भास की जो रचना है वो प्रतिमा नाटकम है, यानी ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो शूद्रक है। इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन किस रूप में होगा? तो अनया रूप में होगा। किस रूप में? इदम शब्द स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति का एक वचन अनया होगा। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ था? चौथा भाग पूछा तो ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए वाला हुआ। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न कि कौन रामानंद के शिष्य की परंपरा में नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते रामानंद शिष्य की परंपरा में? तो मल्लुक दास जो है वो रामानंद के शिष्य नहीं आते, यानी ऑप्शन सी होगा। यानी कबीरदास, नरहरिदास, रैदास ये सब रामानंद के अंतर्गत नहीं आएंगे। और जो रामानंद के शिष्य परंपरा में जो नहीं है वो मल्लुक दास नहीं है और बाकी लोग रामानंद के शिष्य हैं, यानी कबीरदास भी हैं, नरहरिदास भी हैं और रैदास भी हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठलनाथ ने की थी। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो कृत्तिवास रामायण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वीरता जब भगाती है तो उसके पीछे राजनीति के छल छिद्र क्या करती है? धूल उड़ाती है। तो ये जो कथन है प्रसाद की किस नाटक से लिया गया है? तो ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। क्या है नाटक के कथन कि वीरता जब भगाती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल भी उड़ाती है। तो ये जो कथन है वह जयशंकर प्रसाद के नाटक से लिया गया है और ये नाटक है ये सबसे अंतिम नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न कि अपने अपने अजनबी के उपन्यास में जो लेखक हैं इसके लेखक का नाम बताना है, यानी अपने अपने अजनबी का उपन्यास को किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी अज्ञे ने लिखा है और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है वो अज्ञे द्वारा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कंकाल एक प्रकार से पाप पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित में किस उपन्यास में समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो ये जो समस्या है कंकाल एक प्रकार के पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। तो ये जो विषय वस्तु है ये चित्रलेखा जो समस्या से उठाया गया, यानी ऑप्शन डी वाला होगा। अगला प्रश्न जो है ये इसको मिलान करना है, यानी रीतिकाल और उसके आचार्यों को एक दूसरे से मिलाना है कवि को। तो आइए देखते हैं। तो चिंतामणि जो है वो किसका है? चिंतामणि तो ऑप्शन तीसरा, यानी चिंतामणि जो है रस विलास का है। रसलीन किसका है? तो ये ऑप्शन 4 है, यानी रसलीन जो है वो रस प्रबोध का है। भिखारीदास किसका है? तो ये रस सारांश का है। और मतीराम किसका है? तो ये रस राज का है। किसका है मतीराम? ऑप्शन दूसरा वाला, यानी रसराज। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। मिला लीजिएगा, ये वाला है तीसरा का, यानी चिंतामणि रसविलास, रसलीन रस प्रबोध और भिखारीदास रस सारांश और मतीराम रसराज। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास के ग्रंथ किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि वह हृदय ने पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये जो काव्य पंक्ति है किसके द्वारा रचित की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त ने यह जो है पंक्ति लिखी है, वह हृदय ने पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है 55 प्रश्न की रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो आचार्य भट्टनायक की यह मान्यता है। क्या है कि रस की जो अनुभूति कराने की अभिधा शब्द शक्ति ही क्या होती? प्रधान होती है। तो ये जो मान्यता है ये आचार्य भट्टनायक द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56 कि रातों रात शब्द में समास बताना है। कौन सा समास है रातों रात का? तो अव्ययी भाव समास होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो महात्मा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ प्रकाशित हुई थी? कौन सी पत्रिका में? तो बहुवचन नामक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बहुवचन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? तो आलोचना का संपादन किन्होंने नहीं किया? तो नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शिवदास सिंह चौहान।
तो जो उपयुक्त सभी आलोचना पत्रिका का संपादन किया, यानी सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। नामवर सिंह ने भी किया है, धर्मवीर भारती ने भी किया है और शिवदान सिंह चौहान। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब गए, लाख टके की मोल। तो जरा रहीम दास द्वारा पंक्तियाँ हैं, जो बड़े शब्द है ये प्रयोग किस रूप में किया गया है। तो ये जो बड़े शब्द है किस रूप में किया गया, विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम या फिर क्रिया विशेषण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो बड़े शब्द है वह संज्ञा रूप में किया गया है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है 60 प्रश्न, इसको भी एक दूसरे से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। तो इस हिसाब से आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वह सी वाला सही होगा, यानी जो क है हेमचंद्र का वह ब वाला जो काव्य लक्षण लिखे, यानी हेमचंद्र ने क्या लिखा है, ब वाला। कौन सा होगा, क का ब वाला, यानी हेमचंद्र क्या लिखा है, अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। और विश्वनाथ ने क्या लिखा है, विश्वनाथ ने द लिखा है, यानी कि विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और जगन्नाथ ने क्या लिखा है, रमणीयार्थकम प्रतिपादकम शब्द काव्यम, यानी अ लिखा। भावा ने क्या लिखा है, शब्दार्थो सहित काव्यम। तो इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61, गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो ये जो रूप है गुरु, ये पंचमी विभक्ति का ये रूप है, यानी ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि युष्मत शब्द का जो षष्ठी एक वचन रूप क्या होगा। युष्मत का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तव, यानी ऑप्शन बी तव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63 है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से लिया गया है। तो कौन सा है, किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी जो ये ग्रंथ है हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी का जो प्रथम इतिहास, तो लिखा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। और इसका जो हिंदी अनुवाद है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 64 की वाराणसी का बनारस रूप में किसका वर्णन, मतलब किसका उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में किसका उदाहरण है, विकास का। तो व्यंजन विपर्य का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, तो व्यंजन विपर्य का उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप है यह व्यंजन विपर्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, इस कथन के लेखक कौन है। तो ये जो कथन है किसने कहा था, कबीर के वाड़ी डिक्टेटर थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसे सखी संप्रदाय नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दूब है सुकविन के सरदार उक्ति है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार ये जो पंक्ति दिया गया है भिखारी दास द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध जो है ये सबसे बड़ा चर्चित रहा है, ये इस निबंध के लेखक का नाम बताना है। तो इस निबंध के लेखक कौन है, तो विद्यानिवास मिश्र है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नामक निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र का है ये। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास अनामदास का पोथा किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। तो इसके ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया अनामदास का पोथा, ऑप्शन बी वाला होगा। हिंदी, अगला प्रश्न कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है। तो हिंदी नवरत्न की आलोचनात्मक कृति, इसके जो रचनाकार हैं आलोचक के, तो मिश्र बंधु है, ऑप्शन बी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घनजी के कवित्व बखाने, उक्त सवैया किसका है। तो ये सवैया बताना किसका है, तो ये ब्रजनाथ का है। किसका है ये पंक्ति नामक सवैया, तो ये ब्रजनाथ द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। तो कौन सा रूप विद्यमान था, आर्य भाषा से पहले, आर्य भाषाओं से पहले कौन सा रूप था, तो अपभ्रंश था। अगला प्रश्न है
कि श एक संयुक्त व्यंजन, इसे किन किन दो वर्णों से मिलकर बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ऑप्शन डी, श और र से यह जो व्यंजन है बनाया गया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। यानी जो श व्यंजन है वह श यानी तालव्य वाले श और र से मिलकर बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न है 74 की मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मात्रा स्वर को? तो समरूप कहते हैं, समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं। अगर समरूप न पूछ कर ग्रेफिम भी दिया होगा तो यही सही होगा, मात्रा स्वर को ग्रेफिम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए कौन सा इसमें वाक्य जो है शब्द कौन सा शुद्ध होगा बताना है ABCD में। तो कवित्री पूछा कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी, यानी कवित्री में छोटी ई दोनों की तरफ मात्रा रहेगी, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कल्पांत, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? संधि बताना है, कल्पांत में कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 कि 78 प्रश्न पूछा है कि पूर्वोपनिवेशिका में कौन सा मूल शब्द है? इसमें मूल शब्द बताना है, इसमें कौन सा पूर्वोपनिवेशिका में मूल शब्द क्या निकलेगा? तो ऑप्शन डी, यानी वेश जो है इसका मूल शब्द होगा। पूर्वोपनिवेशिका शब्द में वेश जो है ये इसका मूल शब्द होगा। अगला प्रश्न है कि जिसका निवारण ना हो उसके लिए इसकी एक शब्द बताना है। तो जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें देशज शब्द बताना है, तो पेड़ क्या है? देशज शब्द है, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का मेल शुद्ध रूप से बताना है, कौन सा सही होगा? तो हरिद्वार ये गलत है, पर्यंक पर्क ये भी गलत है, पृष्ठ पन्ना ये भी गलत है, ऑप्शन डी चुल्लिक चूल्हा ये क्या होगा? तत्सम तद्भव सही होगा, यानी चुल्लिक तत्सम हो जाएगा और तद्भव उसका होगा चूल्हा, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। किस नाम से? तो गरगज सिंह वर्मा नाम से लिखते थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन है? तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक है बाबू बाल मुकुंद गुप्ता, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से यह संबंधित है, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है क्रिया के आधार पर सूचित करने वाले कारक कौन से? क्रिया के आधार पर सूचित करने वाले कारक हैं अधिकरण कारक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध का अंश बताया है? तो ये जो अंश है धर्म रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, तो ये जो अंश है रामचंद्र शुक्ल के मानस की धर्म भूमि नामक निबंध का ये अंश से लिया गया है। मानस की धर्म भूमि, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है, तो ये रामचंद्र शुक्ल के मानस की धर्म भूमि है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 हो गया। अगला प्रश्न है 87 कि मिलजुल मन उपन्यास ये किस लेखिका का है? तो ये मृदुला गर्ग का है। मिलजुल मन किसका है? तो मृदुला गर्ग का है। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर है। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया, तो यह गिरिराज किशोर का है, महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया है, गिरिराज किशोर ने लिखा है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी कहानी के लेखक का नाम बताएं? तो ईशान खां है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि औरत की बोली की रचनाकार कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन बी यानी गीता श्री है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम बताना है। तो कौन से भरत मुनि ने लिखा है? तो नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस बोली में ने का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ने का प्रयोग किस बोली में नहीं किया जाता है?
तो ऑप्शन डी में ने का प्रयोग नहीं होता है, यानी खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी और हरियाणवी, इनमें इन सभी बोलियों में क्या होता है, ने का प्रयोग होता है, किंतु ऑप्शन डी अवधि में इस ने का प्रयोग नहीं होता अवधि में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के अन्य पुरुष निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, वह है ऑप्शन ए वाला, पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने को हम क्रिया विशेषण कहेंगे, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किस में, तो दुष्कर में दुह जमा कर होगा, विसर्ग संधि का यह उदाहरण है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंश शब्द का अर्थ क्या होता है। अंश मतलब होता है कंधा, अंश का अर्थ होता है कंधा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, स्वजाति शब्द का विलोम विजाति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 100 कि फूक फूक कर, 100वां प्रश्न है कि फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सोच समझ कर विचार करना। फूक फूक कदम रखना मतलब सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है, तो ये संकर शब्द है। कौन सा स्रोत का अर्थ है, आधार है, ये तो संकर यानी ये दो भाषाओं से मिलकर के बना होता है। जमादार शब्द जो स्रोत है ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, जमादार और शब्द जो है ये हिंदी से है और जमादार ये उर्दू या फारसी शब्द से मिलकर बना है, तो इसे संकर शब्द कहेंगे। तो ये ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा, जमादार शब्द। अगला प्रश्न है कि आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। तो ये जो आज समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 5 सितंबर 1920, यानी ऑप्शन डी में इसका आरंभ हुआ था आज समाचार पत्रों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग में एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, इसमें सही है। तो इसमें जो सही है वो सुलोचन का सुलोचना होगा, यानी इसमें लिंग की दृष्टि से कौन सा सही है, तो सुलोचन का सुलोचना होगा, यही वाला सही है। बाकी जो ये बी सी ये तीनों असंगत है, यानी सम्राट का सम्राठी नहीं क्या होगा, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, वीरांगना का वीर का वीरांगना होता है और गोप का क्या होता है, गोपिनी तो नहीं होगा। तो इसमें इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी सुलोचन का सुलोचना होता है, यही वाला सही है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन सी होगा, यानी भारत दुर्दशा के जो रचनाकार है वो ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं 105 के हिंदी की जो स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो भ है, प फ भ म ये सब क्या होता है, ओष्ठ ध्वनियों में आती है, स्पर्श भी होगा, घोष भी होगा और महाप्राण भी होगा, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि केशव कहीं न जा क्या कहिए, इस पद को पहले पढ़ना है। केशव कहीं न जा क्या कहिए, देखत और विचित्र हरि समझे मन रहिए, सुनि भीति चित्त रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटई न मिरई भीति दुख पाई यही तनु हेरे, रविकर नीर बसे अति तारुण मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करंजे जाही। तो यानी इस काव्य के रचयिता बताना है, ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है, तो ये जो रचयिता केशव कहीं न जा क्या कहिए, तो ये जो रचयिता है ये पंक्ति है तुलसीदास ने लिखा है, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 107 प्रश्न की उद्धृत, यानी उस काव्य का जो हमने अभी पंक्ति पढ़ा उस काव्य का आशय क्या है, तो इसका जो आशय है ऑप्शन बी होगा, यानी सब काम को छोड़कर राम नाम का स्मरण करने का परामर्श दिया गया, यानी जो पंक्ति है वो सभी काम को छोड़कर राम नाम का स्मरण करने का परामर्श दिया गया, उपदेश दिया है तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्ति शून्य जे जाही में कौन सा मतलब अलंकार है, अलंकार बताना वो जो पंक्ति है, तो ऑप्शन सी होगा, यह विरोधाभास अलंकार से लिया गया। अगला प्रश्न है कि कवि तुलसीदास के बारे में निर्वाह सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है, तो उन्हें हिंदी जाति का कवि नहीं कहा जाता, यही क्या है असंगत है, यानी उन्हें हिंदी जाति का कवि कहा जाता है और ये रामविलास शर्मा ने बात कही थी, तो यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए गलत होगा, तो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि आलंबन और उद्दीपन विभाग के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसे अनुभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाव।
ऑप्शन बी वाला होगा आलंबन उद्दीपन के भाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या है? उदंत मार्तंड। और इसके जो संपादक हैं बाबू युगल किशोर थे। और इसका प्रकाशन बताना कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वह 1826 ईस्वी में ऑप्शन ए में हुआ था, यानी 30 मई 1826 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसको एक सूची से दूसरी सूची में मिलाना है। ये हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा, यानी चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। कालिदास जो है वो किसका है? तो ऑप्शन चौथा है, यानी चौथा वाला नंबर सही है। कालिदास जो है मालविकाग्निमित्रम है। भवभूति किसका है? तो भवभूति मालती माधव का है। किसका है? मालती माधव का। दंडी किसका है? दश कुमार चरितम का है। और श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। तो ये जो 112 का जो सही होगा वो ऑप्शन सी वाला इस हिसाब से सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य में संस्कृत का सही अनुवाद बताना है। तो इसका सही अनुवाद क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इसका जो अनुवाद होगा सबालकेन सबालक उद्याने क्या है? विहरन्ति। सबालक उद्याने विहरन्ति, ये वाला सही होगा ऑप्शन डी, सबालके उद्याने विहरति। अगला प्रश्न है 114 कि वह स्नान करके जाती है। इस जो वाक्य का इसका भी संस्कृत अनुवाद बताना है। तो वह स्नान करके जाती है, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, स स्नानम कृत्वा गच्छति, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय का हठयोग का क्या अर्थ होता है? हठयोग का अर्थ बताना है कि नाथ संप्रदाय का जो हठयोग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी होगा, यानी ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा, दोनों का योग से मिलकर के हठयोग बनाया, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य ये किसकी नाट्य कृति है? तो यह शंकर शेष की कृति है। एक और द्रोणाचार्य किसकी कृति है, रचना है? तो यह शंकर शेष की है। आइए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं कि रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र ये किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी, तो ये लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, इसको भी क्या करना है? एक दूसरे से मिलाना है, यानी कविता और इसके रचनाकार को एक दूसरे से मिलाना है। तो जूही की कली किसने लिखी है? तो इस जूही की कली लिखी है, रचनाकार इसके जो है वह है निराला। नौका विहार किसने लिखा है? तो ये सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, यानी तीसरा होगा। नदी के द्वीप अज्ञे ने लिखा है। पुष्प का विलासा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस हिसाब से ऑप्शन पहला वाला इसका सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 119 हो गया, तो 120 है। 120 बताना है कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार इसको सही से बिठाना है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन सी वाला होगा, ऑप्शन सी वाला, यानी सबसे पहले क्या होगा? तुलसीदास ने रामचरित की रचना की थी, इसमें सबसे पहले ये होगा कालक्रमा के अनुसार। और फिर इसके बाद पहला आएगा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उसके बाद चौथा आएगा कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। फिर तीसरा कि अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी वाला इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि माधुर्य गुण किस रस की स्थिति में होगी? तो माधुर्य गुण जो होता है वह श्रृंगार और करुण रस में होता है। कौन कौन से रस में होता है माधुर्य गुण? तो श्रृंगार और करुण, ऑप्शन बी वाला होगा। अगला प्रश्न है 122वां कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने 1921 में पुरानी हिंदी के शीर्षक लेखमाला किस पत्रिका में छापा गया था? तो यह नागरिक प्रचारणी पत्रिका, ऑप्शन पहला वाला सही होगा। गुलेरी जी ने 1921 में पुरानी हिंदी शीर्षक के लेखमाला को नागरिक प्रचारणी पत्रिका लेख में छापा गया था। अगला प्रश्न है 123वां कि गियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसको माना है गियर्सन ने? तो इसे पुष्य या पुंड को माना है। कौन सा है? ऑप्शन बी वाला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 124वां कि वज्जीय घोर निसंग रान चौहान चौतीसी किस कवि की यह पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है चंदर वरदाई की है। वज्जीय घोर निसंग रान चौहान चौतीसी, ये पंक्ति चंदर वरदाई द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अंतिम प्रश्न भी है ये, 125 प्रश्न हम लोग को करना था। तो ये अंतिम प्रश्न है कि संदेशो पीड़ साहिबा कहियो पाछो
फिरी न दे। ये जो कवि की पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दलपति विजय ने लिखी है। किसने लिखी है? दलपति विजय ने लिखी है। संदेशु पीड़ साहिबा कहियो पाछो फिरी न दे, दलपति विजय ने लिखी है। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो इस तरह से आज हमने 125 प्रश्नों का अभ्यास किया। आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए अभ्यास प्रश्न में, और भी हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।